बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के लिए आज हम चैप्टर नंबर 12 जो है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इसको स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रो पढ़ते हैं। इंट्रो में सबसे पहले कहता है कि किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी ऐसा जानदार जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर जो टिश्यूज़ और जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जिस्म के अंदर, कहता है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। ठीक है, यानी इट मीन्स कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर होकर काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे काम करते हैं। परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क, अपने बहुत सारे जो टास्क होते हैं, जो उनके ज़िम्मा जो काम होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, उनको करते हैं एज द नीड ऑफ द होल बॉडी, जो कि पूरे जिस्म की ज़रूरत होती है। दिस मीन, इसका मतलब ये हुआ दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड, कि जितनी भी सरगर्मियाँ हैं ये सारी कोऑर्डिनेटेड होती हैं, यानी उनके दरमियान एक राब्ता होता है, एक हम आहंगी होती है। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। कहता है जो कोऑर्डिनेशन है वो किसी जानदार को इस काबिल करती है या उसको इजाज़त देती है कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाली जो हैपनिंग्स हैं, जो मामला हो रहे हैं, उसका रिस्पॉन्ड कर सके, उसका जवाब दे सके। हमारे पास एक बड़ी अच्छी मिसाल है इसकी कोऑर्डिनेशन की, वो ये है कि जिसमें हमारे जो मसल्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, वो मूवमेंट के दौरान, हरकत के दौरान इकट्ठे काम करते हैं। व्हेन अ प्लेयर रन्स, कहता है जब कोई खिलाड़ी भागता है टू कैच अ बॉल को कैच करने के लिए, ही यूजेस 100 ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म्स। कहता है वो 100 की तादाद में जो मसल्स हैं उनको इस्तेमाल करता है ताकि अपने जो बाजू हैं, जो उसकी टांगें हैं, जो उसकी कमर वगैरह है, इन सब को मूव करने के लिए, इन सब को हरकत देने के लिए। इसके साथ साथ उसका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल पढ़ेंगे। उसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है अपनी सेंसेस, अपने सेंस ऑर्गन्स। इसके अलावा उन मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट में रहता है, राब्ते में रहता है। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से जो मसल्स होते हैं वो सुकड़ते हैं एक प्रॉपर तरतीब के अंदर, ताकत के साथ और लंबाई में, वक्त के हिसाब से। बट दैट इज़ नॉट ऑल। लेकिन कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, सच एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मैनी अदर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ऐसी जो सरगर्मियाँ होती हैं उसमें और भी बड़ी तरह की जो कोऑर्डिनेशन है, और भी बड़ी इकसाम की जो कोऑर्डिनेशन है, जो राब्ता है, वो भी शामिल होता है। मिसाल के तौर पे ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, दिल की धड़कन, इनकी रफ्तार भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मल पे रखा जाता है। जो ज़ायद जो हीट है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है जल्द से जल्द। कहते हैं हाउ डज इट हैपन, ये सारा कुछ कैसे होता है। लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल, हमारी ज़िंदगी की जो सरगर्मियाँ हैं वो कंट्रोल में रहती हैं और एक दूसरे के साथ उनका राब्ता होता है, कोऑर्डिनेट होती है। दैट इज़ बॉडी वर्क एज वन यूनिट। या यूँ कह लें कि हमारा जो पूरा जिस्म है वो एक इकाई के तौर पे काम करता है, जिसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं और जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट में होते हैं और वो काम करते हैं हारमोनी, यानी हम आहंगी के साथ भी ईच अदर, एक दूसरे के साथ। सिंपल, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्या है, राब्ता, कि बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, इवन नर्वस सिस्टम, सब कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करता है, राब्ते से काम करता है। सिंपल, ठीक है। उसमें एग्जांपल पढ़िए कि अगर एक खिलाड़ी है, उसने बॉल को कैच करना है तो उसने भागना है, उसको कैच करना है, उसमें उसके आर्म्स हैं, लेग्स हैं, मसल्स हैं, ब्रीथिंग है, एवरीथिंग एडजस्ट की जाती है और वो सारी की सारी बॉडी मिल के काम करती है उसको कंट्रोल करने में। जब हम कुछ लिखते हैं, आवर हैंड्स, कहते हैं हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वर्क इन कोलैबोरेशन, वो काम करती हैं मिलजुल के, किसके साथ, विद आवर मसल्स, हमारे मसल्स के साथ, हमारी आंखों के साथ, हमारी सोच के साथ, वगैरह वगैरह। एंड देन वेरी इंट्रिकेट मोमेंट्स आर रिजल्ट। तो कहते हैं बड़ी बेहतरीन किस्म की जो हरकत हैं वो नतीजे में हमें ज़ाहिर होती हैं। सिंपल। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की जो इकसाम है दो तरह की होती है। एक होती है नर्वस एंड द सेकंड वन इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए होती है। जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनमें दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस भी होती है और केमिकल भी। लेकिन जो प्लांट्स हैं, इसके अलावा दूसरे जानदार हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है।
कहता है जो इसके अलावा कहता है जो कोऑर्डिनेशन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है। द रिस्पॉन्स टू स्टिमुला इज ब्रॉट अबाउट थ्रू केमिकल्स के अगर यूनिसेलुलर जानदारों ने किसी स्टिमुलाई का जवाब देना है तो वो केमिकल्स के ज़रिए देते हैं। अभी स्टिमुलाई को डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन की। तो जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। कि अगर कोई एक्शन होना है तो उसमें 5 स्टेप शामिल हैं, उसको पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज हेयर स्टिमुलाई। कहते हैं व्हाट हैपन व्हेन वी टच अ स्नेक। जब हम किसी गूंगे को टच करते हैं, उसको दबाते हैं तो क्या होता है? वाई वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट वर। तो कहता है हमने ये बात देखी और हमने ये देखा होगा कि सूरजमुखी के जो फूल होते हैं उनका जो रुख है, जो ध्यान है वो सूरज की तरफ होता है। कहते हैं इन सब की वजह क्या है? टच करना, रोशनी वगैरह, ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अवामल हैं जो कि किसी ज़िंदा जानदार के अंदर रिस्पॉन्स लेके आते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को जो है वो हम स्टिमुलाई का नाम देते हैं। तो स्टिमुलस की कुछ तारीफ कुछ यूँ भी हो सकती है कि माहौल के अंदर कोई भी चीज़, माहौल के अंदर कोई भी तब्दीली जो कि बैरूनी हो सकती है या अंदरूनी हो सकती है, जो कि किसी जानदार के अंदर एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। प्रोवोक का मतलब होता है उजागर करना। जो किसी जानदार के अंदर रिस्पॉन्स, यानी किसी चीज़ को अगर हमें उसका जवाब देना है तो उसके लिए जो है वो उसको उजागर करना। तो इस तरह हमारे पास और भी बड़े सारे एग्जाम्पल है स्टिमुला है जिसमें हीट है, टेम्परेचर हो सकता है, ठंड सर्दी लगना, प्रेशर वगैरह, साउंड वेव्स जो होती हैं, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स की मौजूदगी, माइक्रोबायल इन्फेक्शन यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है सब वगैरह। तो ये सारे क्या हैं? ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अवामल हैं जो किसी ज़िंदा जानदार के अंदर कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। सुन यानी एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बैठे हैं कहीं पे तो आपको किसी ने बुलाया, ठीक है, आपको किसी ने आवाज़ दी, तो वो जो आवाज़ है वो वेव्स यानी साउंड वेव्स आई हैं बेसिकली। तो वो साउंड वेव्स आपके कानों तक पड़ी तो आपको पता चला ना कि मुझे किसी ने बुलाया। तो इट मीन्स कि आपके अंदर एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ कि मैंने अब उसका जवाब देना है, उठ के उससे पूछना है जी मुझे क्यों बुलाया। तो ऐसा यही इट मीन्स कि जो फैक्टर्स हैं जो किसी ज़िंदा जानदार के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। द सेकंड वन इज़ हियर इज़ रिसेप्टर। तो जो कहते हैं जो स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है। स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स होते हैं या कोई टिश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं या सेल्स हो सकते हैं जिस्म के। मिसाल के तौर पे जो साउंड वेव्स हैं, आवाज़ की जो लहरें हैं, उनको हमारे कान डिटेक्ट करते हैं। रोशनी जो होती है उसको हमारी आइज़ डिटेक्ट करती हैं। हवा में अगर कोई केमिकल मौजूद है तो उसको हमारा नोज़ जो है, हमारा नाक है, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। इसी तरह जो ऑर्गन हैं, टिश्यूज़ हैं या इसके अलावा जो सेल्स हैं जो कि स्पेसिफ़िकली मखसूस तौर पे बनाए गए हैं किसी ख़ास किस्म के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उनको हम रिसेप्टर का नाम देते हैं। अब कोऑर्डिनेटर क्या होता है? ये थर्ड पार्ट ऐसे कहता है ये वो ऑर्गन्स हैं जिन्होंने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन और मालूमात को मसूल करना होता है और उस मालूमात को मसूल करने के बाद आगे पैगाम भेजना होता है किसके पास? किसी मखसूस ऑर्गन के पास, ताकि कोई एक्शन परफॉर्म किया जा सके। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में जो है बेसिकली वो स्पाइनल कॉर्ड होता है और कोऑर्डिनेटर। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके तौर पे काम करते हैं? कोऑर्डिनेटर के तौर पे। अब इन कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है कि इन्होंने मालूमात को मसूल करना होता है और आगे पैगाम भेजना होता है न्यूरॉन्स के ज़रिए नर्व इम्पल्स की शक्ल में। ठीक है, यहाँ तक एक बात। दूसरी बात यहाँ से शुरू होने लगी, कहता है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या होता है? मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मालूमात को मसूल करना होता है मुख्तलिफ केमिकल्स की शक्ल में, उसके बाद पैगाम को भेजना होता है मखसूस हार्मोन्स को खून में खारिज करके। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टर। ये जिस्म के वो हिस्से हैं जिन्होंने
कोऑर्डिनेटर से मैसेज को मसूल करना होता है और उसके बाद ख़ास किस्म का रिस्पांस प्रोड्यूस करना होता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज लेके आते हैं कोऑर्डिनेटर से मसल्स के पास और ग्लैंड्स के पास, और इसका मतलब है कि जो मसल और ग्लैंड्स हैं ये इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो मैसेज लेके आते हैं कोऑर्डिनेटर से इफेक्ट, यानी कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन ग्लैंड है और लेके किसके पास आएंगे, किसी मखसूस टिश्यूज़ के पास जो कि इफेक्टर के तौर पे काम करेगा। मिसाल के तौर पे नहीं, फॉर सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के लिए जो नेफ्रॉन है, जिसे हमने पढ़ा था कि दैट इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ये भी इफेक्टर के तौर पे काम करता है। इसी तरह हमारी जो हड्डियाँ हैं, जिगर हैं, ये भी इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं बड़े सारे हार्मोन्स के लिए। द लास्ट पॉइंट है इज रिस्पॉन्स, कहता है कोऑर्डिनेटर से मैसेज मसूल होने के बाद जो फैक्टर है उसने एक्शन परफॉर्म करना होता है। ये जो एक्शन है इसको हम रिस्पॉन्स का नाम दें। मिसाल के तौर पर पुलिंग अवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट, अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लगता है तो हाथ फ़ौरन पीछे खींचा जाता है। और एक एग्जांपल ये दूसरी, सूरजमुखी के जो फूल हैं उनकी जो मूवमेंट होती है लाइट की तरफ, ये भी रिस्पॉन्स है। आमतौर पे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इमीडिएट यानी फास्ट, तेज़ बट शॉर्ट लिविंग, लेकिन थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो वो आहिस्ता लेकिन लॉन्ग लिविंग, ज़्यादा जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है उसके रिस्पॉन्स का। तो अभी हम जो है वो इसको स्ट्रक्चर की मदद से एक दफ़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो सके। मैं आपको वो 5 पॉइंट दोबारा से रिपीट करता हूँ ताकि आपको उसको मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, द फर्स्ट वन पार्ट इज़ स्टिमुलाई, ठीक है। हमने पहला पॉइंट पर ना स्टिमुलाई कोऑर्डिनेट एक्शन में, स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा अवामल जो किसी जिंदा जानवर के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस करे, ठीक है। उसमें एग्जांपलें पढ़ी हमने, जो है वो कोल्ड है, हॉट, हीट है, उसके बाद साउंड वेव्स है, प्रेशर है, माइक्रोबायल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह। अब स्टिमुलाई को कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर को हम सेंस ऑर्गन में कहते हैं। बिल फर्ज कि अगर हीट जो है वो स्टिमुलाई है, कोई गर्म चीज़ पड़ी है, आपको नहीं पता, आपका हाथ लग गया उसको, तो आपका जो हाथ है, जो हैंड है, उसमें जो स्किन में रिसेप्टर पड़े हुए हैं, इसका मतलब आपका जो हैंड है दैट इज रिसेप्टर के तौर पे काम कर दिया। स्टिमुलाई को किसने डिटेक्ट किया, आपके हैंड है, रिसेप्टर ने। अब होगा क्या कि आपके इस हाथ में, क्योंकि नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, वहाँ पे नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, तो वहाँ पे ये देखें ना न्यूरॉन्स की शक्ल में, देखिए यहाँ से ना न्यूरॉन्स की शक्ल में मैसेज जनरेट होगा, पैगाम एक जनरेट होगा। वो न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए ट्रैवल करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स तो सेल्स है ना, ये न्यूरॉन सेल्स हैं, तो ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स की शक्ल में ट्रैवल करेंगे, किसके पास जाएंगे, हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के तौर पे पास, जो कि किसके तौर पे काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। जब इनके पास मैसेज पहुंचेगा ना, उस मैसेज को रीड करेंगे और आगे से एक नया मैसेज जनरेट करेंगे, ये दोनों आगे से एक नया मैसेज जनरेट करेंगे। वो मैसेज जो है वो आगे फिर इसी तरह जो है वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है वो ट्रैवल करेगा, किसके पास, इफेक्टर के पास। इफेक्टर में हमारे मसल और ग्लैंड जो है वो एज इफेक्टर काम करते हैं। तो बिल फर्ज, आपका हाथ जो गर्म चीज़ पड़ी थी, आपका हाथ, उसको लगा हाथ, आपके हाथ में से नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, आपके दिमाग तक पहुंची है, दिमाग आगे क्या करेंगे, उसको रीड करके फिर नर्व इम्पल्स किसके पास भेजेगा, आपके मसल, यानी यूँ कह लें कि आपके आर्म के पास, आर्म्स मसल के पास भेजेगा मैसेज। आपके बाजू के जो मसल्स हैं वो इफेक्टर के तौर पर काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, वो काम करके दिखाएंगे। इन शॉर्ट वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, यानी सुकड़ जाएंगे, कंट्रैक्ट कर जाएंगे। तो अगर वो कंट्रैक्ट करें तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास एक पूरा रिस्पांस कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में किस तरह होता है। दूसरा हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। स्टिमुलाई सेम है, रिसेप्टर में बॉडी का कोई भी हिस्सा हो सकता है जो उसको रिसेप्ट करता है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, वहाँ पे तो न्यूरॉन्स थे, अब यहाँ पे जो है वो केमिकल होते हैं। यहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं होते, यहाँ पे केमिकल्स होते हैं। वहाँ पर तो नर्व इम्पल्स के जरिए उसने ट्रैवल किया था, ये ब्लड के ज़रिए मूव करते हैं, ये ब्लड के ज़रिए मूव करते हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड जिसमें होता है एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड उसको रिसीव करता है, उसके बाद आगे से फिर हार्मोन, अब यहाँ पे तो केमिकल्स आए थे, अब ये हार्मोन की शक्ल में आगे मैसेज भेजेगा, किसके पास,
इफ़ेक्टर के पास। इफ़ेक्टर में कौन काम कर रहा है? हड्डियाँ और साथ में जिगर वगैरह। तो जब वो मैसेज उनके पास पहुँचेगा आगे वो रिस्पॉन्स करके दिखाएंगे सबको। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 2 टॉपिक। इसमें जो है वो मुख्य शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर शॉर्ट में था व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, ये उसकी जो है वो एग्जांपल है। उसमें 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे स्टिमुलस की डेफिनेशन भी है, एग्जांपल्स भी हैं। इसी तरह रिसेप्टर वाली डेफिनेशन भी है। उसके बाद फिर इसमें 2 काम हैं, एक पैराग्राफ में एक तो था उसके लिए नर्वस के लिए, एक उसके लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए। इफेक्टर में जो है वो यहाँ से जो है ये इफेक्टर की डेफिनेशन वगैरह देती है और ये एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, वैसे इसको लॉन्ग के तो लॉन्ग में मुकम्मल तैयार करना है।